नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। देखिए 13 अप्रैल के जीएस3 से रिलेटेड न्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए ताइवान में अर्थक्वेक आया, तो इस न्यूज को देखेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। क्या होता है, मतलब एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट करना बंद कर देता है बॉडी में। ठीक है, ये देखेंगे क्यों होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर देखिए बात करते हैं वैक्सीन ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग क्यों ऐसा होता है। कुछ वैक्सीन को लगाने के बाद लाइफ भर आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, और कुछ ऐसे वैक्सीन है जिसमें हमको रेगुलर बेसिस पे बूस्टर डोज वगैरह लेना पड़ता है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है, इसके ऊपर स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आपका ताइवान में एक अर्थक्वेक देखने को मिला है। ठीक है, ताइवान कहाँ पे है, ये देखिए चाइना में ये वाला जो रीजन है ये ताइवान है। छोटा सा आइलैंड दिख रहा है जो आपको यहाँ पे, दिस इज ताइवान। ठीक है, अब देखिए ये ताइवान जो है, यहाँ पे दो यूरेशियन प्लेट आपस में टकराते हैं। एक है आपका यूरेशियन प्लेट, एक है आपका फिलीपींस प्लेट। चलिए प्लेट्स को देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है फिलीपींस प्लेट। यहाँ पे ये दिस इज फिलीपींस प्लेट एंड दिस इज यूरेशियन प्लेट। तो आपस में यहाँ पे टकरा रहे हैं, दोनों प्लेट्स आपस में यहाँ टकरा रहे हैं, और यहीं पे आपका आइलैंड ताइवान प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पहली बात है। दूसरी बात यहाँ पे देखा हमने, ताइवान कहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो है, ये पूरा जो रीजन है इसको कहते हैं हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं, क्योंकि थ्रू आउट दिस रीजन, ये जो पूरा जो बेल्ट है, ये पूरा रीजन जो है, इस पूरे रीजन में आप देख सकते हैं कई सारे वॉल्केनोज आपको दिखेंगे, अर्थक्वेक्स आते हुए दिखेंगे, और कई सारे आपके जो प्लेट्स हैं आपस में मीट करते हैं। ठीक है, दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मेनी प्लेट्स। तो ये अगले डायग्राम में दिखेगा आपको। ये देखिए इतने सारे प्लेट्स हैं। देखिए फिलीपींस प्लेट, ये फिलीपींस प्लेट हो गया, ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। फिर देखिए आपका ये देखिए पैसिफिक प्लेट के सराउंडिंग सारे प्लेट्स हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, यूरेशियन प्लेट, फिर देखिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये कैरिबियन प्लेट है। तो यहाँ पे एक और प्लेट है छोटा सा जिसको कहते हैं हम लोग कोकोस प्लेट। फिर देखिए ये आपका नाज़का प्लेट है साउथ अमेरिका के पास, और ये नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के पास आपका है जुआन डे फूका प्लेट। तो ये सब प्लेट्स हैं, इनके नाम लिखे हैं। उसके बाद अंटार्कटिक प्लेट भी है नीचे, पैसिफिक प्लेट के नीचे ही अंटार्कटिक प्लेट भी है ना। तो सारे देखिए ये प्लेट्स हैं जो पैसिफिक प्लेट से इस तरीके से मिलते हैं, और इस पूरे रीजन में आपके इतने सारे प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और प्लेट्स के इंटरेक्शन की वजह से हम लोग देखते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है, वॉल्केनो आ रहा है। ठीक है, और हमने देखा रिंग ऑफ वॉल्केनोज क्यों क्रिएट हो जाते हैं। तो हमने एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का। तो हमने देखा था ना, दो प्लेट्स होते हैं, जो आपका भारी वाला प्लेट होता है वो नीचे आता है और ये बनाता है सबडक्शन होता है। ठीक है, इसका सबडक्शन होता है, नीचे जाता है, नीचे गर्मी मिलती है, तो ये जो वाला रीजन है ये आपका मेल्ट हो जाता है। ठीक है, मेल्ट होने के बाद जो रॉक्स फॉर्म होते हैं वो आपके हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और जमीन को तोड़ के वापस आते हैं, अर्थ के क्रस्ट को तोड़ के वापस ऊपर की तरफ आते हैं। तो और यहीं पे देखिए वॉल्केनो इरप्शन होता रहता है, मतलब जो आपका लावा बाहर निकलता रहता है वो ऐसा वॉल्केनिक माउंटेन बना देता है, और ये एक वॉल्केनो है जो बार बार इरप्शन इसमें होता रहता है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज वॉल्केनो। ये क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज ऑफ सबडक्शन ऑफ अ प्लेट। ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। प्लेट नंबर 1 जो भारी प्लेट है, डेंसर प्लेट है, वो आपका हल्के प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। और सबडक्शन होने के कारण ये मेल्टिंग वगैरह होती है, इसकी वजह से फाइनली आपका वॉल्केनो क्रिएट हो रहा होता है। आई होप बात समझ में आई होगी। तो ये पूरा कंसेप्ट था हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, और ये हमारा रिलेटेड टू द न्यूज ऑफ अर्थक्वेक इन ताइवान। अगला टॉपिक जो हमारा है, इट इज ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो इसका डेफिनेशन है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी, viruses, parasites develop the ability to resist antimicrobial drugs like antibiotic, antifungal, antiviral। ठीक है, इसको समझेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचर में अकर होता है, जिसमें हम लोग जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, या एंटी फंगल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंटीवायरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो दवाइयां हैं, ये जब आपके बॉडी में आते हैं तो ये इंपैक्ट करते हैं आपके क्या कहते हैं, जो भी बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, पैरासाइट्स जो आपके बॉडी में है, उससे ये फाइट करते हैं और इनको खत्म करते हैं, मार देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि ये सब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, पैरासाइट्स, ये आपका एक रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं अगेंस्ट दिस माइक्रोबियल, मतलब जो ड्रग्स है ना, एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स हैं, इनके प्रति एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। तो अगली बार जब भी आप दवाइयां खाएंगे तो ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन पर कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, तो दवाइयां खाने का कोई फायदा नहीं होगा।
तो जब दवाइयां आप पे असर नहीं करेंगी तो आप भाई आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी और इससे आपकी आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये है कॉन्सेप्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। होता क्यों है, हम लोग देखिए हर छोटी छोटी चीज में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जब एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा या एंटीबायोटिक लेकर इसका कोर्स कंप्लीट नहीं किया जाएगा तो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो देखिए आपको इसलिए एंटीबायोटिक्स कम से कम खाना चाहिए। हर बीमारी में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना ठीक बात नहीं है। इससे आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और आगे चल के जब वाकई में कोई बड़ी बीमारी आपके बॉडी में लगेगी तब ये आपके एंटीबायोटिक्स आपके बॉडी को बचा नहीं पाएंगे। तो ये पूरा था आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में। देखिए आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है कि ऐसा मतलब हो सकता है कि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपका 1.5 ईयर से डिक्रीज कर जाएगी बाई 2035, ऐसा डेटा कहती है। और अभी रिसेंटली एक और दूसरे कुछ डेटा और देख लेते हैं। देखिए ऐसा कहा गया है कि 412 बिलियन यूएस डॉलर का हेल्थ कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और 443 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्योंकि भाई लोग बीमार ज्यादा पड़ेंगे और ठीक नहीं होंगे तो उनके मेडिकल बिल्स तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए ग्लोबल मीटिंग हुई है आपका न्यूयॉर्क में जहां बताया गया है कि आपका एम होगा, एक्चुअली इस ग्लोबल मीटिंग में कुछ एम सेटअप किए गए हैं तो उन एम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए ये एम है कि 10% आपका डिक्रीज किया जाएगा इन डेथ्स एंड AMR के वजह से जो डेथ्स हो रहे हैं उनको 10% डिक्रीज करने की जरूरत है। और आपका ग्लोबल एग्रीकल्चर सिस्टम के कारण जो आपका AMR का इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा बाई 30 to 50%। एक्चुअली हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में भी आपका यूज किया जाता है ऐसे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो कीड़े मकोड़े और आपके जो बैक्टीरिया इन सबको मारने के लिए ऐसे एंटीबायोटिक्स का आपके एग्री फूड सेक्टर में भी इस्तेमाल होता है। तो उसको 30 से 50% आपका कम करने की बात है और डेथ को 10% कम करेंगे। तो ये टारगेट आपका सेट किया जा रहा है। अच्छा, तो अब ये बेसिकली होता क्यों हमको ये समझना है। देखिए ओवर यूज कर रहे हैं हम लोग, एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज कर रहे हैं हम लोग किसमें, तो बेसिकली आपके फूड सेक्टर में, जैसे कि हमने बताया फूड सेक्टर में आपके बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वही फूड तो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं आगे चल के, तो हमारे बॉडी में भी वो एंटीबायोटिक चला जा रहा है। और नॉर्मली जब लोग हम बीमार होते हैं तो भी हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अगर ओवर यूज कर दिया जाए तो आपका AMR डेवलप हो जाता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो ओवर यूज को हमें कम करना है, कम से कम यूज करना है, रिस्पॉन्सिबल यूज को बढ़ावा देना है। तो देखिए इंडिया को क्या करना चाहिए। पहली बात, हम लोग इंडिया को ये करना चाहिए कि रिसर्च पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। क्यों करें, ताकि आपके नए एंटीबायोटिक्स डेवलप किए जा सकते हैं। नए एंटीबायोटिक्स को डेवलप करना चाहिए हमें। इसके अलावा AMR की मॉनिटरिंग करना चाहिए और रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स जब मन करे हमने एंटीबायोटिक्स यूज कर लिया। तो एंटीबायोटिक्स का यूज हमको रेस्पॉन्सिबली करने की जरूरत है। तो ये सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं आपका AMR को कंट्रोल करने के लिए। तो लास्ट आर्टिकल हमारा होगा ऑन वैक्सीन ड्यूरेबिलिटी। देखिए वैक्सीन ड्यूरेबिलिटी क्या होती है। ये होता है कि वैक्सीन लगाने पर कितने समय तक आप प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वेरी करता है। कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक बार हमने वैक्सीन लगाया तो लाइफ लॉन्ग हम लोग प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। इसका एग्जांपल है मीजल्स। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आपके डिजीजेस हैं जिसमें हमको फ्रीक्वेंट बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। फ्रीक्वेंट बूस्टर डोज लगाने पड़ते हैं हमको, तब जाके प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। तो ये वैक्सीन ड्यूरेबिलिटी अलग अलग क्यों है, तो इसको समझने के लिए हमको सबसे समझना पड़ेगा कि वैक्सीन देने पर हमारा जो बॉडी है हमें डिजीजेस से कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो जब हम लोग कोई भी वैक्सीन लगाते हैं तो आपका दो प्रकार के सेल्स डेवलप होते हैं। एक होते हैं LLPC, लॉन्ग लास्टिंग प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, और आपके मेमोरी बीटा सेल्स आपके प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, इन सेल्स की खासियत क्या है कि ये याद रखते हैं। जैसे एक वैक्सीन के अंदर होता है एक एंटीजन, ये एंटीजन के वजह से आपका ट्रिगर होता है एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज बन जाते हैं। अब अगली बार जब ये सेम एंटीजन आएगा, मतलब कोई डिजीज कैरिंग, वही सेम डिजीज कैरिंग एंटीजन आपके बॉडी में एंटर करेगा, तो अब बॉडी के पास एंटीबॉडीज होंगे, तो तुरंत ये पहचान जाएगा कि ये तो वही पुराना वाला एंटीजन है जो वैक्सीन के थ्रू एंटर कराया गया था। तो दोबारा इसी प्रकार का ट्रिगर हो जाएगा और नए एंटीबॉडीज बन जाएंगे और ये जो नया एंटीजन है इसको ये लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि इनके पास पुराना मेमोरी है
ठीक है। तो ये मेमोरी बीटा सेल्स की वजह से ये पूरा हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन सारे वैक्सीन, नॉट ऑल वैक्सीन आर इफेक्टिव एट प्रोक्यूरिंग दीज सेल्स। हर वैक्सीन को लगाने पर ये सेल्स नहीं फॉर्म होते, ठीक है। इसलिए अलग अलग वैक्सीन का देखिए ड्यूरेबिलिटी अलग अलग होता है। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि वैक्सीन की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, कम होगी। पहली बात है लाइव एंड किल्ड पैथोजन वैक्सीन। देखिए वैक्सीन में क्या करते हैं हम लोग, आपका जो डिजीज है वही पैथोजन को आपके बॉडी में एंटर कराते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपका देखिए मेमोरी बीटा सेल्स वगैरह बनता है, आपका एंटीजन बनता है। सॉरी, हम लोग एंटीजन, ये पैथोजन है या इसी को एंटीजन कहेंगे ना हम लोग। यही पैथोजन हम लोग बॉडी में एंटर कराते हैं जिसकी वजह से बनता है एंटीबॉडी, ठीक है। यही हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। और ये एंटीबॉडी अब बन गया, यानी कि मेमोरी डेवलप होगी बॉडी की, तो नया जब पैथोजन एंटर करेगा तो उससे फाइट करेगा। तो ये जो पैथोजन है हो सकता है लाइव हो या हो सकता है मरा हुआ हो। तो देखा गया है लाइव पैथोजेंस जो हैं, जो अगर एंटर कराते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 2 डोज के बीच में कितना इंटरवल है ये भी डिसाइड करता है कि उसका ड्यूरेबिलिटी कितना ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि भाई पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में गैप कितना होना चाहिए, तो वो एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए। सही अगर आपका गैप होगा तो भी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी। उसके बाद एडजुवेंट्स मतलब कुछ ऐसे एडिटिव्स जो हम लोग ऐड करते हैं वैक्सीन में, जो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा पैथोजन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब पैथोजन जो बॉडी में अटैक कर रहा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि पैथोजन क्या बहुत जल्दी कितने समय में आपका बॉडी में वो इम्पैक्ट पैदा कर पा रहा है। हो सकता है ज्यादा समय लगे, हो सकता है कम समय लगे। तो कम समय लगता है जिनको आपका इम्पैक्ट डालने में, तो उनकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगी। और जो थोड़ा समय लेके एक्ट करते हैं तो उनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो वैक्सीन अच्छे से काम करेगा उन पे। इसके अलावा देखिए आपका होस्ट रिलेटेड है, होस्ट जिसमें आप वैक्सीन एंटर करा रहे हैं जिसकी बॉडी में, उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हो सकते हैं जो कि होस्ट रिलेटेड हो, तो उस पर भी आपका ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करता है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द वैक्सीन ड्यूरेबिलिटी डिपेंड्स, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड देखेंगे क्या है। पहली बात तो ये इंडिया जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडिया है। तो इंडिया को जरूरत है कि इस पे थोड़ा इन्वेस्ट करे, ठीक है, रिसर्च पे इन्वेस्ट करे ताकि नए वैक्सीन हम लोग डेवलप कर सके, ठीक है। इसके अलावा देखिए होस्ट फैक्टर्स का जो इन्फ्लुएंस है आपके वैक्सीन ड्यूरेबिलिटी पे, उस पर हमें स्टडी करने की जरूरत है। स्टडी करेंगे तो हम लोग डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजीज मतलब कितने डोज होंगे, दोनों का ड्यूरेशन क्या होगा, कितनी क्वांटिटी होगी, अलग अलग डेमोग्राफिक्स के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे बच्चों के लिए अलग हो, बड़ों के लिए अलग हो, और जो एजेड लोगों के लिए अलग हो। तो ये अलग अलग डेमोग्राफिक्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज मतलब अप्लाई की जा सकती है। तो ये तभी हो पाएगा जब हमारा प्रॉपर रिसर्च होगा इन फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके साथ ही ये तीसरा जो आर्टिकल है वो भी कंप्लीट किया। तो आज का GS3 के रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।